नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आजकल मुझसे कुछ यक्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ईमानदारी से बात कहूं, सच बोलूं तो इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे पास में भी नहीं है और अच्छे से अच्छे पत्रकार या किसी भी राजनेता के पास नहीं है। लेकिन कुछ संकेत हैं, राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। उन संकेतों के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि क्या होने वाला है। संकेतों के आधार, हाँ, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 30 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में वो तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना आपने, आपके दोस्तों ने, आपके परिजनों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके किसी भी सर्कल के लोगों ने नहीं की होगी। अब क्या-क्या होगा, मैं उस पे कुछ-कुछ संभावित बिंदुओं पे आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएँगे? इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ हटेंगे या नहीं हटेंगे, इसके बारे में कोई सीधी बात नहीं कह सकता, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो परिस्थितियां बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की विदाई पूरी तरह से दिल्ली चाहता है। गुजरात लॉबी चाहती है, मतलब नरेंद्र मोदी चाहते हैं, मतलब अमित शाह चाहते हैं। और संघ को भी बताया गया है कि अगर योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा, इसका भी मैं आगे विश्लेषण करूंगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अगर उनको हटाया जाए तो फिर उसके बहुत बड़े राजनीतिक मतलब निकाले जाएं और ये माना जाए और ये कहा जाए और साबित किया जाए कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या 4-5 महीने बाद, अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि मोदी जी ने कहा था 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगला सवाल कि अगर मोदी रिटायर होंगे तो करेंगे क्या? तो आगे चलकर मैं इस पे भी बात करूंगा। एक-एक बिंदु पे बात करता हूं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो अटकलें हैं, उन पे क्यों हैं अटकलें और कारण क्या है। पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह करणी सेना को बढ़ावा दिया, मुझे याद है अभी तक कि अमेठी के चुनाव में थोड़ा बहुत बवाल हुआ था। एक क्षत्रिय के अपमान का मामला था, करणी सेना ने आह्वान कर दिया था कि हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, करेंगे, कुछ नहीं कर पाई थी। यानी करणी सेना का कहीं कोई महत्व नहीं था। लेकिन रामजी लाल सुमन के एक बयान के बाद करणी सेना जिस तरह बड़ी संख्या में सड़कों पे आई, जिस तरह हथियार लहराए गए और पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की गई, कोई किसी ने भी कोई प्रभावी कोशिश नहीं करी, तलवार लहरा रहे थे, हथियार लहरा रहे थे, तो इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब निकाला गया कि ये करणी सेना का आंदोलन सत्ता द्वारा पोषित है। अब इसमें एक सहज सवाल ये उठता है कि क्यों सरकार ऐसा चाहेगी, क्यों मुख्यमंत्री ऐसा चाहेंगे? तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब मुख्यमंत्री को ये पता चल गया, मुख्यमंत्री को आभास हो गया, मुख्यमंत्री को जानकारी मिल गई कि दिल्ली दरबार अमित शाह नहीं चाहते कि अब उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू किया जाए। कारण यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी तीसरा चुनाव 2027 का चुनाव जीत जाती है, तो अमित शाह कहीं राजनीति के बियावान में पहुंच जाएंगे और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सशक्त उम्मीदवार हो जाएंगे, जिसे ना मोदी चाहते हैं, ना अमित शाह चाहते हैं और ना गुजरात लॉबी चाहती है। इसीलिए संघ को कहा गया कि संभव नहीं है कि अब योगी आदित्यनाथ को कंटिन्यू कराया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के कारण पिछड़े और दलितों में खराब संदेश आ रहा है। ये जा रहा है कि सरकार केवल ठाकुरों की चला रहे हैं। बदले में उसी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ ने ये साबित करने की कोशिश करी है, जगह जगह खुद कह के साबित करने की कोशिश करी है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, इसका उन्हें गर्व है, अभिमान है। भगवान राम भी इस कुल में पैदा हुए, ये बात उन्होंने इंटरव्यू में की है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे इस पर गर्व है। करणी सेना नाराज है रामजी लाल सुमन दलित नेता के एक बयान पर जो राणा सांगा को लेकर दिया गया है। जिस तरह रामजी लाल सुमन पे हमला किया गया, उनके ऊपर कमेंट किए गए, कटाक्ष किए गए, तो ये मैसेज गया दलितों में कि कुछ क्षत्रिय बाहो प्रभुत्व वाले लोग एक दलित सांसद की उपेक्षा कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं। तो ना चाहते हुए लड़ाई ये दलित बनाम ठाकुरों की हो गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार के चलते ये प्रदेश में पहले से मैसेज है कि क्षत्रिय प्रभुत्व वाली सरकार है
क्षत्रियों के संरक्षण देने वाली सरकार है और ये पिछड़ों और दलितों का अपमान करती है। लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान भी देखने को मिला जब राहुल और अखिलेश संविधान की किताब लेकर उतरे और पिछड़ों और दलितों में ये संदेश गया कि वास्तव में ये लोग पिछड़ों और दलितों की बात कर सकते हैं और बीजेपी इनका नुकसान कर सकती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा की बहुत करारी हार हुई। योगी आदित्यनाथ को जब समझ में आ गया कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा तो जाहिर है कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने एक रणनीति बनाई कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी में देश के सबसे बड़े ठाकुर नेता के रूप में स्थापित हो जाए। लंबे समय से राजनाथ सिंह एक बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हैं पार्टी में, लेकिन उनकी उम्र हो गई है और मोदी से अनबन के चलते मोदी जी ने उनकी उपेक्षा की, लेकिन वो थोड़े कूल टाइप के हैं, उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं किया। योगी आदित्यनाथ कहा जाता है कि जिस तरह करणी सेना को बढ़ाने में लगे हुए हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, उससे देश भर के राजपूतों में यह मैसेज जा रहा है कि राणा सांगा के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ करणी सेना के साथ है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लगता है कि जो उन्होंने मेहनत करी थी, योगी आदित्यनाथ तो सब पर पानी फेर दे रहे हैं, क्योंकि जितना करणी सेना का मुद्दा उठेगा उतना पिछड़े और दलित नाराज होंगे। अखिलेश यादव बड़ी सफाई के साथ बता रहे हैं कि फूलन देवी जो निषाद समुदाय से आती थी, उसको पहली बार नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने संसद में भेजा और एक क्षत्रिय जाति के व्यक्ति ने, शेर सिंह राणा ने, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फूलन देवी की हत्या कर दी। अब वो यहीं नहीं रुक रहे हैं, फूलन देवी के बहाने वो बता रहे हैं कि पिछड़ी जाति की हत्या का आरोप एक क्षत्रिय पे लगा और उसको महिमा मंडित किया जाता है। इसी बहाने अखिलेश यादव ने और आगे बढ़ के कहा कि कुछ जिलों के नाम बताए, कहा कि यहाँ के 85% थानों में सिंह साहब लोग मौजूद हैं, पीडीए के लोग 15% मौजूद हैं। आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रदेश में जो नया डीजीपी होगा वो सिंह होगा, वो अस्थायी होगा, ये भी तय है। देखिए अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा, बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी, को कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। अखिलेश यादव ये बात बड़ी सफाई के साथ कह रहे हैं, उनको पता है इसके संदेश बहुत दूर तक चले जाएंगे। वो रोज ये मैसेज दे रहे हैं कि ठाकुर जातियों के प्रभुत्व के कारण जिनको योगी आदित्यनाथ का संरक्षण है, पिछड़े और दलितों में एक खराब मतलब जा रहा है। इससे योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठाकुरवाद का होने का आरोप लग रहा है और पिछड़े और दलितों के पीडीए के साथ आने की संभावना बढ़ रही है। ये इस बात को लेके अलग अलग जगह पे चिंता भी की जा रही है। मुझे दुबई के मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सांसद हैं वो मिले, हम लोगों ने डिनर साथ में किया और फिर चर्चा में इमरान साहब ने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये बात ठीक है कि ग्रामीण अंचलों से भी खबर आ रही है कि जिस तरह कि ये जातीय विद्वेष पैदा हो रहे हैं उससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान
होने जा रहा है। जाहिर है कि राजनेता इस तरह की बात सोचते हैं। दुबई में हम लोगों ने इस विषय पे राजनीतिक चिंतन पे काफ़ी देर बातचीत भी करी। बीजेपी को लग रहा है कि ये अगर लाइन बढ़ी तो पूरे देश में पिछड़ों में और दलितों में खराब संदेश जाएगा और ये बीजेपी को डरा रहा है। इस बीच में एक बीजेपी में ये भी चर्चा हो रही है कि हर हालत में संघ चाहता है कि 75 साल पूरे होने पर मोदी अपना पद छोड़ें। अब मोदी छोड़ के क्या करेंगे? क्या वो मोर को खाना ही खिला के रह जाएँगे? अमित शाह के अलावा उन्होंने कोई भी अपना नेता बनाया नहीं है। मतलब ये अगर मैं कहूँ कि मोदी जी रिटायर हो जाएँगे, उनके घर पे बाहर आएगी और लोग मिलने जाएँगे तो ऐसा संभव नहीं है। पार्टी के अंदर डर के मारे भले मोदी, मोदी के नारे लगाते रहें, लेकिन आप किसी भी नेता से बात करेंगे और आप पे भरोसा करता है, व्यक्तिगत बातचीत में ये कहेगा कि ऐसा लगता है कि हम एक प्रिंसिपल की क्लास में जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरह मोदी ने पार्टी चलाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि क्या 75 साल के होने पर मोदी को एक सेफ पैकेज दिया जाएगा? फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ या कोई और? इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएँ तेज़ हैं और अगर 75 साल का नियम मोदी ने मानने से मना कर दिया, बीच में कुछ लोगों ने ये भी चलाया कि मोदी से कहा जाएगा कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए, राष्ट्रपति बन जाइए। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एक पेच और बड़ा है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कुछ सांसद वोट नहीं डालते हैं या मोदी के खिलाफ जान डालते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति चुना जाना आसान नहीं है इन हालातों में। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुसीबत तय कर रखी है। 5 मई को चीजें सामने आएंगी और सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह बेहूदगी की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उससे भी मोदी परेशान है। तो ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर भी बड़ा बवाल है। संघ चाहता है कि संजय जोशी अध्यक्ष हो जाए और संजय जोशी के अध्यक्ष होने की सहमति पे साइन करने का मतलब है कि मोदी और शाह अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहे हैं। कुछ-कुछ ऐसा संकेत है क्योंकि मोदी और शाह की संजय जोशी से अब की नहीं, बहुत पहले की लड़ाई जग जाहिर है। उसके बीच में सेकंड टाइम में ये मैसेज भी आया था कि संजय जोशी अध्यक्ष ना बने तो संजय जोशी संगठन मंत्री बन जाएँ। लेकिन मोदी और शाह इसके लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए पार्टी के अध्यक्ष पद का जो फैसला है वो टलता चला जा रहा है। हमारे शो पे राजीव नारायण शर्मा आते हैं जोशी, उन्होंने कहा है कि मोदी 2025 का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। तो जाहिर है अगला 1 महीना पार्टी के भीतर बड़ा घमासान है। इस बीच में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उसमें कुछ संकेतों की बात मैंने की, मैं कुछ बताता हूँ कि वो संकेत क्या हैं। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, फोटो डाला कि आज दिल्ली में मनोज सिन्हा जी की जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मुलाकात की। किसी भी डिप्टी सीएम की, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव मौर्य हो, इतनी दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इस तरह का राजनीतिक पोस्ट वो डाल दें बिना दिल्ली से पूछे। ये लोग ऐसे तो ट्वीट कर सकते हैं कि आज ये विधायक जी मिलने आए, आज ये कार्यकर्ता मिलने आया, आज मैं इनके परिवार में शादी में शामिल हुआ, इनके कार्यक्रम में शादी में शामिल हुआ। लेकिन ऐसे दौर में जब योगी आदित्यनाथ मनोज सिन्हा को फूटी आंख नहीं सोआते, दोनों एक दूसरे के बीच में गैप रहता है क्योंकि माना जा रहा था पहले मनोज सिन्हा सीएम बनने जा रहे थे, बेचारे काशी विश्वनाथ मंदिर के में पूजा अर्चना भी कर रहा है, लेकिन एंड टाइम पे योगी आदित्यनाथ के एक दाव ने निश्चित कर दिया। अमित शाह चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और राजनीति का जो खेल है, जो मोदी ने किया, अडवाणी उनको स्थापित किया, मोदी को अडवाणी ने, और मोदी ने अडवाणी का काम लगा दिया। इसी तरह अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को स्थापित किया और योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का काम लगा दिया। तो मैंने जब ब्रजेश पाठक का वो ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि इसका मतलब दिल्ली मनोज सिन्हा के नाम को लेके संकेत देना जा रहा है, चाह रहा है कि अब मनोज सिन्हा की बारी लग सकती है। इसी बीच मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश की गवर्नर से मिलते हैं और फिर वो फोटो ट्वीट किया जाता है। मैंने कहा ना कि राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व हो रहा है। तो ये बार-बार जो संकेत दिए जा रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के दुश्मनों के साथ बड़े-बड़े नेताओं के फोटो और मनोज सिन्हा की अचानक यूपी में राजनीति में सक्रियता बढ़ जाना, जो मैंने आपसे कहा कि अगला 1 महीना बड़ा घमासान होने वाला है। अब योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान भी नहीं है, हिंदुत्व के बड़ा चेहरा बन चुके हैं, बड़े नायक बन चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी रणनीति निकाली जाएगी, कुछ ऐसी बात की जाएगी कि विधायक एक बार फिर विरोध कर दें, विद्रोह कर दें। पहले भी आपको याद होगा 150-200 विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, हंगामा मच गया। इस बार भी यही रणनीति है।
जाहिर है योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि अपने विधायकों को समझाइए, उनको शांत कराइए। और योगी आदित्यनाथ जन सम्मान के नेता हो सकते हैं, लेकिन विधायक को मैनेज करना ही थोड़ा मुश्किल है, विधायक उनसे ज़्यादा खुश रहते नहीं हैं। इन स्थितियों में योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा जब आप विधायक मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आइए दिल्ली का कोई मंत्रिमंडल संभालिए। और योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के मीडिया कार्यक्रम में कह चुके हैं, वो दिल्ली जाने से बेहतर गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। तो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हम लोग खेलते थे, जब खिलाया नहीं जाता था तो कहा जाते थे कि या तो खेल खेलो वरना हम खेल बिगाड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ इस समय भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का, शाह का पूरी तरह से खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं और दिल्ली भी योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसरों के भ्रष्टाचार के किस्से खोलने में लगी हुई है। तो जाहिर है कि अगला 30 दिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए बहुत घमासान वाले दिन हैं। इन 30 दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्या होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। ये चैनल आपका है, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। अपने प्यार भरे कमेंट से मुझे बताइएगा आपको बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।